हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं कोयला और पेट्रोलियम। चैप्टर 8 क्लास 8 का चैप्टर 5 है कोयला एवं पेट्रोलियम। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। तो हम लोग की एक मानव अगर जीना है संसार में, तो हम लोग को बहुत सारी मूलभूत आवश्यकता होती है जिनका पूर्ति हम लोग कैसे करते हैं। तो इसका उपयोग करते हैं, पदार्थ का उपयोग करके हम लोग अपना मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ निर्माण मानवीय प्रयासों से किए जाते हैं। तो इनमें से कुछ क्या है कि हम लोग खुद बना लेते हैं और कुछ प्रकृति में पाया जाता है उनका यूज कर लेते हैं। तो क्रियाकलाप में दिया हुआ है, क्रियाकलाप 5.1 दैनिक आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाएं और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण करना है। तो हम लोग देखेंगे हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं। ठीक है, और उसमें से छांटेंगे कौन सा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध उपयोग पाया जाता है, कौन हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर भरना है। जैसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक हो गया चेयर, है ना। तो चेयर क्या है, चेयर एक कुर्सी जो है हम लोग उसको बनाते हैं। ठीक है, जैसे हो गया चावल, चावल क्या प्राकृतिक रूप में अवेलेबल है बट इसको हम लोग खुद से बनाते हैं। जैसे होगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को हम लोग खुद से नहीं बना सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं प्राकृतिक रूप से उपयोग करते हैं। और जैसे कोयला है ना, तो ऐसे वस्तुओं का लिस्ट में बनाना है जो प्राकृतिक होगा। प्राकृतिक वाला लिस्ट में कॉलम में लिखेंगे, जो हम लोग का मानव निर्मित होगा उसको हम लोग मानव निर्मित वाला में लिखेंगे। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है? तो क्या जो सूची आप बनाए उसमें वायु है, जल है, मृदा है, खनिज वगैरह है? क्योंकि ये सभी प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये सारा किधर होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन है तो प्राकृतिक द्वारा प्राकृतिक में मिलता है ना, हमको प्राकृतिक जमीन से मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। तो जितना भी ये सारा चीज़ हो गया ना, जल, वायु, मृदा, खनिज, इसको हम लोग प्राकृतिक वाला संसाधन के रूप में इसको मानेंगे। ठीक है, क्या हम अपनी सभी प्राकृतिक संसाधन का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो बोला जो भी हम लोग पास में प्राकृतिक संसाधन है उसका क्या हम लोग निरंतर उपयोग करते रहेंगे या फिर कभी ख़त्म भी होगा? तो देखिए क्या होता है। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? तो हम लोग जैसे कक्षा 7 में पढ़े थे, है ना, क्लास 7 में, कि हम लोग के पास में धीरे धीरे पानी की कमी होते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ पढ़ लिए थे, लेकिन ये जितने भी संसाधन है, ठीक है, वो सीमित नहीं है, सब असीमित है। मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत सारा संख्या, मतलब कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा। तो इनको हमको क्या करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। प्राकृतिक में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों की को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो प्रकृति में जिस तरह से संसाधन है उसको हम लोग 2 वर्गों में बांट के रखे हैं। एक को बोलते हैं क्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और वायु। समझने वाली बातें क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला टाइप्स उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। इसका मतलब अक्षय है ना, मतलब कभी भी क्षय नहीं होने वाला, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। ठीक है, ये हम लोग के पास में असीमित समय तक रह सकता है। जैसे सूरज का प्रकाश है ना, अरबों करोड़ों साल से सूरज का प्रकाश मिलता आ रहा है पृथ्वी को और आगे भी मिलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। उसी तरह वायु हम लोग, हवा हम लोग को मिलता आ रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है, ये भी खत्म होने वाला नहीं है। समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन है ना, तो ऐसा प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त हो जाएगी, तो प्राकृतिक में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण है वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ठीक है, तो एक तो है असीमित संसाधन जो कभी भी खत्म नहीं होगा, सूरज का प्रकाश और हवा। दूसरी तरफ है हम लोग का जो खत्म होने वाला, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है ना, जैसे कि हम लोग वन हो गया, वन्य जीव हो गया, खनिज हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि, ये सारे चीज़ है ना। असीमित उपयोग नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट तक उपयोग करेंगे, उसके बाद ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमको वैकल्पिक रूप से दूसरे चीज़ पर निर्भर होना पड़ेगा। क्रियाकलाप 5.2 यह कक्षा हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। तो इसको एक समूह में स्कूल में आप
कीजिएगा, ठीक है। अभी तो स्कूल बंद है तो अभी क्या कीजिएगा। चलिए देखते हैं फिर भी। कुछ पात्रक लीजिए, तो मतलब कुछ पात्र ले लेना, ठीक है। उनमें से पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने चने और टॉफ़ी से भरिए, ठीक है। भर लेंगे। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले समूहों में बांट दीजिए, ठीक है। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए, ठीक है। उप समूह उपभोक्ता को निरूपित करता है, जनसंख्या। तो बोल रहा है कि हम लोग एक समूह ले लेंगे जिसमें कितने बच्चे होंगे, उसमें हम लोग कुछ बच्चे ले लेंगे, ठीक है। उसमें क्या करें, पॉपकॉर्न, मूंगफली और चना, टॉफ़ी एक पात्र मतलब एक बर्तन में रख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको वर्ग में बांटेंगे ना, 3 वर्ग बना लें। एक वर्ग में 1 बच्चा को रखेंगे, दूसरे वर्ग में 2 को रखेंगे और तीसरे में रखेंगे 4 बच्चा को रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग उसको मान लेंगे, पहला वर्ग जो है उसको पहली पीढ़ी मान लेंगे, ठीक है। दूसरा वर्ग जो है दूसरी पीढ़ी जिसमें 2 बच्चे हैं, और जिसमें 4 विद्यार्थी हैं उसको तीसरी पीढ़ी मान लेंगे, ठीक है। ये उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करता है। तो जो भी यहाँ पर समूह बनाए, उप समूह बनाए, वो क्या है, एक तरह से उपभोक्ता है, जनसंख्या को बताता है, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक हो गई। देखिए, ठीक है, पहला ग्रुप में 1 बच्चा था, 2 विद्यार्थी था, दूसरे ग्रुप में 2 था, और अगले ही तीसरे ग्रुप में कितना, 4 विद्यार्थी हो गए। मतलब उपभोक्ताओं की संख्या क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक हो गई। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरे भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह में पहली पीढ़ी के उपभोक्ता को कहिए कि वे अपनी समूह के पात्र से कुछ वस्तुओं को उपयोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने के लिए कहिए। तो सबको एक एक पात्र दे देंगे जिसमें भरा हुआ है चना, है ना, पॉपकॉर्न, टॉफ़ी वगैरह भरा हुआ है, सबको तीनों पीढ़ी को दे देंगे। बोलेंगे आप लोग कुछ कुछ इसमें से उठाइए, तो उपभोग कर लीजिए, खा लीजिए, ठीक है। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं के उपभोक्ताओं को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा हो तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को उसका उपभोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु मिला या नहीं मिला। यह भी देखिए क्या पात्र में अब भी कुछ शेष बचा है या नहीं बचा है। तो जैसे हम लोग देखते हैं, जाहिर सी बात है, जहाँ ज़्यादा संख्या होगा वहाँ पर क्या है, खाने की चीज़ों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी ना, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा जान खाने वाली चीज़। तो हम लोग तीसरी पीढ़ी में देखेंगे 4 विद्यार्थी हैं, पहली पीढ़ी में देखेंगे तो 2 विद्यार्थी हैं, सॉरी 1 विद्यार्थी है, और दूसरी पीढ़ी में देखेंगे तो 2 विद्यार्थी है। जैसे संख्या बढ़ेगा वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा खाना, ठीक है, पात्र में जो रखे हैं, तो उनको दूसरा का भी खाना देना पड़ जाएगा। फिर भी हो सकता है कि किसी को ना मिले या किसी का पेट ना भरे। तो इसका कहने, ये क्रियाकलाप करने का मतलब यही है कि देखिए, जितना जनसंख्या बढ़ती जाएगा ना, उतना संसाधनों का दोहन होते चला जाएगा, ठीक है। दोहन होगा, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा खा जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा खाएंगे तो जो बर्तन में तो सीमित चीज़ है ना, तो जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग पॉपकॉर्न जो लिए थे, चना लिए थे, ठीक है, टॉफ़ी लिए थे, उसके जगह मान लेते हैं कि कोयला है, पेट्रोलियम गैस है ना, प्राकृतिक गैस है, ये सारा चीज़ है। तो ये जो कि समाप्त होने प्राकृतिक संसाधन है, तो वो उसको प्रदर्शित करती है। तो भी क्या होगा, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। कौन सा ग्रुप जल्दी खत्म करेगा, तो जो होगा तीसरा पीढ़ी का ग्रुप, ठीक है। इसमें ज़्यादा विद्यार्थी हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप विभिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूह में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। तो बोला जो पहली पीढ़ी है वो सोच रहा होगा कि आने वाले समय में जो लोग आएंगे उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना पृथ्वी पे, तो वो कुछ छोड़ के जाएंगे या बचा के जाएंगे या फिर कुछ ऐसा करके जाएंगे जो संसाधन उनको मिलता रहे। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेष जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ से आपका ना क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ इसी लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है कि इस अध्याय में हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोयला, है ना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक तरह से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। इसके पढ़ने का क्या कारण है, तो वो बताया जा रहा है कि इसका निर्माण जो है ना, जो हम लोग प्राकृतिक संसाधन ये तीनों का नाम लिए, इसका निर्माण कैसे होता है, जब प्राणी मर जाते हैं, ठीक है, और उनके अवशेष जब जमीन के अंदर में दब जाते हैं, जिनको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं, तो इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्राणियों के दबने की वजह से, मरने की वजह से, उनके अवशेषों से बना हुआ है। पहला चीज़ हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कोयला, है ना। कोयला बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए एक तरह से
धातु, सॉरी धातु नहीं, पदार्थ है, ठीक है। देखिए हम लोग कोयला का यूज वगैरह बहुत जगह करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। आपने कोयला देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा। चित्र में आप देख सकते हैं कोयला कैसा दिखता है ना, हालांकि दिखाने की ज़रूरत है नहीं, कोयला सबको ही देखा हुआ है। कोई ऐसा होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे जो कोयला नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ऐसे भी हो क्या कोई जो कोयला नहीं देखे। देखिए हम जूम कर रहे हैं, ठीक है, ये अपना कोयला है, ठीक है। और जहाँ हम रहते हैं, जहाँ से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उधर तो कोयला का खान ही है। और रामगढ़ से है तो रामगढ़ में पूरा कोयला का खान है। तो कोयला कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो कोयले के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि कोयला को आप देखे ही होंगे और इसके बारे में सुना होगा, चित्र में भी तो आप लोग देख रहे हैं। ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। पत्थर जैसा नहीं, पत्थर ही होता है, ठीक है। तो देखिए पत्थर जैसा होता है, काले रंग का। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है, ठीक है। तो चाहे खाना पकाना हो या किसी चीज़ को गर्म करना हो, उसके लिए हम लोग कोयला बहुत उपयोगी है। पहले इसका उपयोग रेल इंजन को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था, ठीक है। तो कोयला का उपयोग, कोयला, गदर पिक्चर है ना, गदर पिक्चर देखिएगा, वहाँ पर हीरो है ना, ये आपका सन्नी देओल कोयला से ट्रेन चला रहा होता है, उसका बेटा, उसका वाइफ है ना। तो देखिए कोयला से चलने वाला ट्रेन है। तो पहले हम लोग ट्रेन भी चलाते थे कोयला से, है ना। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। अभी भी उत्पन्न इसका किया जाता है, ठीक है। हम लोग के साइड में क्या है कि कोयले से बिजली बनाई जाती है, ठीक है। तो इसी वाला विधि से तापीय शक्ति संयंत्र से विद्युत उत्पन्न किया करते हैं, ठीक है। कोयले का उपयोग विभिन्न उपयोगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। हम लोग जानते हैं जैसे खाना बनाने में, ठीक है, वो भी एक ईंधन के रूप में। तो कोयले की कहानी थोड़ा समझ लेते हैं। कोयले कब से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। कोयला एक्चुअली में कब से कोयला के बारे में डिस्कवरी हुआ, तो कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसमें इसी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। साथ में आप लोग का लाइक और शेयर वगैरह आप लोग करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ा होने में मदद कीजिए, तो अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। तो बताया जा रहा है जो 300 मिलियन साल पहले, ठीक है, बहुत बड़ा, मिलियन समझते हैं ना, उतना मिलियन साल, 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी के निचले वाला भाग में क्या था, जलीय भाग, जहाँ पर अभी पानी पाया जाता है, वहाँ पर क्या था, पहले वन क्षेत्र था, ठीक है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उन पर अधिक जाने के कारण, जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उन पर ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कितना अच्छा कहानी दिया हुआ ना, देखिए कितना अच्छा समझाया गया। बताया जा रहा कि 300 मिलियन वर्ष पहले क्या था कि अभी जहाँ निचला हिस्सा है, जहाँ पर अभी पानी है, नदी है ना, डैम है, ये सारे जगहों पर क्या था कि पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था, ठीक है। तो जब जैसे बाढ़ वगैरह सिचुएशन हुआ कि बाढ़ आया, पानी भर गया, ठीक है, उसके बाद वो नदी जलाशय में परिवर्तन हो गया, तो उसमें जो ये थे पेड़ पौधे धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर, उसके ऊपर में मिट्टी आने लगी, दबने लगे, दबने गए, दबते है, उनमें दाब बढ़ा, यानी उसमें ज़्यादा प्रेशर बढ़ा, उसका ताप भी बढ़ गया है ना। दाब और ताप बढ़ने से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर में जो पेड़ पौधे मृत जीव थे, वो लोग धीरे धीरे कोयला में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो कोयला बनने के लिए क्या चाहिए, दाब और ताप चाहिए, ठीक है। कोयले के मुख्य रूप से कार्बन होता है। तो कोयला में क्या होता है, कार्बन होता है। हम लोग पढ़े भी होंगे कि कोयला को जलाने से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग के वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ये कार्बन से ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रकरण द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो जो मरे हुए जीव जंतु वनस्पति हैं, वो धीरे धीरे जो कोयला बनता है, ये पूरा प्रक्रिया को है ना, परिवर्तन को हम लोग कार्बनीकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को है ना, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने बुक्स में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, ठीक है, एग्जाम्स वगैरह में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेष से बने होते हैं, अतः कोयले का जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। क्योंकि यह वनस्पति वगैरह से बना हुआ, उसके अवशेष मतलब बचा हुआ चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया था। हम लोग देखते हैं एक कोयले की खान देखते हैं, ये देखिए एकदम हुआ ऐसे खान होता है, कोयले का खान।
पिक्चर वगैरह में तो नहीं दिख रहा है, आप यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए धनबाद का खान बहुत फेमस है, ठीक है, एशिया में पूरा फेमस है। झरिया कतरास का खान, वहाँ बहुत ही उच्च क्वालिटी का कोयला निकलता है, ठीक है। तो वीडियो ब्लॉगिंग आपको मिल जाएगा, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा तो लाइव आपको दिख जाएगा, ठीक है। पिक्चर में ऐसा क्लियर नहीं है। तो ये बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं, नीचे ज़मीन की खुदाई किया जाता है, ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, ठीक है। ज़मीन के ऊपरी परत में कुछ मिट्टी पत्थर कंकड़ होता है, उसको पहले हटाया जाता है, फिर नीचे आपको कोयला मिलेगा। जो कोयला खाद के आसपास में रहते हैं वो कमेंट कीजिएगा कोयला की खाद आप लोग देखे हुए हैं, ठीक है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जो कि बता चुके हैं आपको। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पादन किए जाते हैं, जैसे कि कोलातार और कोयला है, कोयला गैस, ये सारे कोयला से उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं तीनों चीज़ है क्या, ठीक है, बारी बारी से देखेंगे। पहला नंबर पे है कोक। कोक क्या चीज़ है, कोक के बारे में देखते हैं। तो यह कठोर संदंद्र और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक। उद्योग मतलब होता है फैक्ट्री वगैरह में धातु वगैरह बनाने के लिए किया जाता है कोक का उपयोग। आगे आते हैं, कोयला का एक रूप है कोलतार, है ना। कोलतार क्या, यह अप्रिय गंधक वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक है। देखो कोलतार यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये कोलतार है, होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पाद का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में दैनिक जीवन में काम में आने वाले विभिन्न पदार्थों का उद्योग निर्माण में तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री और छत निर्माण सामग्री आदि में होता है, ठीक है, इसका उपयोग। रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाला मिथेनिन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त की जाती है। तो ये सारे यूजेज है कोलतार के, ठीक है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है ना। पहले भी क्या था ना कि हम लोग जैसे कि सड़क वगैरह काला काला दिखता है ना, वो इसी से बनाया जाता था कोलतार, लेकिन आजकल कुछ और भी उपयोग किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आजकल रोड निर्माण में। कोयला गैस क्या है, तो कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनता है। बनते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। यह कोयला गैस प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो जो कोयला गैस निकलता है जब हम लोग कोक बना रहे होते हैं उसके प्रक्रिया के दौरान, तो उसको हम लोग ईंधन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, फैक्ट्री वगैरह को दे सकते हैं वहाँ से उसका। लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था, ठीक है। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय उष्मा से स्रोत के रूप में किया जाता है। तो उस समय रोशनी के लिए किया गया था, लेकिन आजकल हम लोग उष्मा के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, कोयला हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे कि हम लोग का पेट्रोलियम पदार्थ क्या होता है। तो पेट्रोलियम क्या है, देखिए आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग हल्के स्वचालित वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि में होता है, ठीक है। भारी मोटर वाहन जैसे ट्रक और ट्रैक्टरों की चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत के प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिन्हें पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम आदि के उत्पादित पेट्रा चट्टान एवं ऑयलियन मतलब तेल से हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। तो वो बहुत अच्छा बताया गया, ठीक है, कि पेट्रोलियम इसको क्यों बोलते हैं। तो बताया जा रहा है कि पेट्रो मतलब होता है कि पेट्रा मतलब होता है चट्टान, चट्टान के बीच में होता है ऑयल, है ना, तेल। तो चट्टान के बीच से निकलने वाला पदार्थ है, इसलिए इसको पेट्रोलियम कहा जाता है, ठीक है। याद हो गया, इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी के सतहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। कितना अच्छी बातें लिखी गई है, समझने योग्य बात है, बहुत ही समझने वाली योग्य बात है ना। लाइफ में काम देगा, साथ में समझदारी भी बढ़ाएगा।
बताया जा रहा है कि देखिए इसमें होता कैसे है ना, पेट्रोलियम का निर्माण, जो भी डीजल पेट्रोल का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, जानते हैं कि वो समुद्र से ही निकाला जाता है ना। तो समुद्र में बनता कैसे है, तो बता रहा कि समुद्र में जितने भी रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं ना। मरने पे क्या होता है, उनका शरीर तल में चला जाता है। तल में जाने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर में रेत मिट्टी पड़ती रहती है, ढक जाती है ना। फिर उसमें हाई प्रेशर जनरेट होता है, हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, जैसे कोयला के केस में हुआ था। और धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल बाद ये क्या बन जाता है, पेट्रोलियम गैस में और पेट्रोलियम में बदल जाता है। तो इस तरह से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। चित्र 5.4 में देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस परत जल की परत के ऊपर ऐसा क्यों है। यदि ये याद करिए कि तेल और गैस जल के हल्के होते हैं और इनमें मिश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेशित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुल नामक स्थान पर पता चला था। भारत में तेल असम, गुजरात, बम्बई हाई और गोदावरी और कृष्ण नदी के बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा है। तो पहले हम लोग चित्र देख लेते हैं 5.4। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये कुछ तेल निकालने की प्रक्रिया के, देखो हम लोग कैसे तेल निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें तेल का कुआं दिखाया गया है कि तेल का कुआं कुछ इस टाइप का था, बोरिंग किया जाता है, ठीक है। तो ऊपर में आपको जल वगैरह, चट्टान वगैरह है, नीचे में प्राकृतिक गैस है, उसके नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो क्या मिलेगा, तेल मिलेगा, ठीक है। प्राकृतिक गैस और तेल दोनों वहीं पर मिलता है। उसके नीचे जाएंगे तो हम लोग को पानी वगैरह मिलेगा, ठीक है, चट्टान मिलेगा। तो ये पूरा चित्र देखिए, चित्र देखने से समझ में आ जाता है कि तेल का कुआं कैसा होता है। अगर गैस निकालना है तो क्या करना है, गैस वाला तक ही हम लोग रखते हैं सीमित, ठीक है। तेल निकालना है थोड़ा सा और डीप बोरिंग मारते हैं तो वहाँ से तेल निकल जाएगा, और डीप बोरिंग मारेंगे तो क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। तो बताया गया है कि पहला तेल का कुआं समझ गए कि अमेरिका में निकाला गया था, ठीक है, 1859 में। और उसके 8 साल बाद क्या हुआ था, असम के माकुल नामक स्थान पर हम लोग निकाले थे, ठीक है। इंडिया में भी निकाला गया। इंडिया में इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में तेल कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो असम, गुजरात और बम्बई हाई और गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बेसिन में भी पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण है ना, इसका हम लोग कैसे करते हैं, इसको पहचानते कैसे, इसका पूरा प्रोसेस कैसे किया जाता है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेल द्रव है, इसकी गंधक अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, डीजल, पेट्रोल, स्नेक तेल, पैराफिन, मोम आदि का एक मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक प्रयोजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। ये जितना भी सारा चीज़ है ना, इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इनको जब अलग करेंगे, पेट्रोल को अलग करेंगे, डीजल को अलग करेंगे, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग परिष्करण कहलाता है, ठीक है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए गए हैं, हम लोग जो बनाए थे उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ उपयोग, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन और उसके उपयोग, जैसे कि द्रव पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस, रसोई गैस है ना, घर और उद्योग के ईंधन के रूप में यूज होता है। आप इसको ना आपको याद रखना है, ठीक है, इसको याद करना, होमवर्क रहेगा आपका मेरी तरफ से। पेट्रोलियम जो है मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, मिट्टी का तेल है ना, मिट्टी का तेल तो यूज करते हैं, सारे लोग यूज करते हैं, क्योंकि भारत गाँव का देश है, गाँव में मिट्टी का तेल बहुत समय तक यूज हुआ है, ठीक है। तो डीजल भारी मोटर वाहन और विद्युत संयंत्र में ईंधन के रूप में काम करता है। डीजल नहीं, बड़ा बड़ा गाड़ियों में डीजल डाला जाता है, ट्रैक्टर में डीजल डाला जाता है, ठीक है। स्नेक तेल है ना, स्नेक तेल स्नेक में यूज होता है। पैराफिन मोम है ना, मरहम मोम और वेसलिन आदि में बनाने में काम आता है। बिटुमेन पेंट एवं सड़क के निर्माण में काम आता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो अभी देखे थे ना कि हम लोग का ये कोयले से बनने वाला एक प्रोडक्ट था, ठीक है, उसका उपयोग ना करके हम लोग क्या करते हैं आजकल, बिटुमेन का उपयोग करते हैं सड़क निर्माण में। तो ये सारा चीज़ है। तो हम लोग पेज नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं और चलिए आगे पढ़ते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहलाता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बहुत सारी चीज़ ऐसे मिक्स होती हैं जो बहुत ही
लाभदायक है। ठीक है, तो उनको हम लोग पेट्रोमिक्स रसायन बोलेंगे। इनका उपयोग अपमर्जक, रेशा, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन, अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के उद्योग निर्माण में किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक यूरिया के उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत सारा उपयोग है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट भी है। ठीक है, जिनका उपयोग हम लोग करते हैं अलग अलग तरीके से। अब आते हैं लास्ट हम लोग का बचता है प्राकृतिक गैस, है ना। तो प्राकृतिक गैस क्या होता है देखते हैं। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग हम लोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहन में भी ईंधन के रूप में किया जा रहा है। तो हम क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है और यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो सीएनजी गैस बहुत सुने होंगे, दिल्ली वगैरह में बड़ा बड़े शहर जो है मेट्रो वगैरह में, वहाँ पर सीएनजी ऑटो वगैरह चलता है, सीएनजी बस चलता है। ठीक है, इसका हम लोग इसका तो हम लोग उत्पादन करते ही हैं, साथ में इसका जो उपयोग करते हैं हम लोग उद्योग में तो करते हैं, साथ में इसका परिवहन यानी कि गाड़ी वगैरह में भी हम इसको प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, कम इमिशन होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम कोयले के, डीजल के और पेट्रोल के मुकाबले बहुत ही कम पॉल्यूशन करता है, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा देता है। तो इसका उपयोग आजकल किया जा रहा है। ठीक है, सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इन इसे घरों और कारखानों में सीधे लाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से किया जाता है। और ये इतना ही मतलब पोर्टेबल है कि इसको हम लोग पाइप के माध्यम से भी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो ले जाने और यूज करने में भी ईजी है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छा माना गया है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों में अन्य जगहों पर उपलब्ध है ना। तो प्रकृति का उपयोग प्राथमिक पदार्थों के रूप में बहुत से रसायन और उर्वरकों के उद्योग निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक के विशाल भंडार हैं। तो भारत में प्राकृतिक के तो बहुत विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो ये सारे जो डेटा है ना, इसको आपको याद रखना है, अंडरलाइन करके रखेंगे। ठीक है, कि प्राकृतिक गैस का उपयोग क्या है, प्राकृतिक गैस बनता कैसे, प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया में। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, एग्जाम वगैरह में ये सारे पूछे जाते हैं। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों के से कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस बनाया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या हम लोग आर्टिफिशियल कोयला बना सकते हैं? मतलब आदमी अगर कोशिश करे कि हम लोग कोयला अपने से बनाएंगे, क्या बनाया जा सकता है? नहीं, इनका बनाना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इसे बनाने की परिस्थितिक प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको हम लोग लेबोरेटरी में नहीं तैयार कर सकते हैं, उनमें से कोयला है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है, ऐसा हम लोग नहीं बना सकते हैं। आंसर समझ में आ गया। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कुछ प्राकृतिक संसाधन जो बहुत ही सीमित होती हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। आपने इस अध्याय में प्रारंभ में पढ़ा था कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज इत्यादि समाप्त होने वाले होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, मृत जीवों के ईंधन से परिवर्तन में के लिए लाखों वर्ष का समय लगता है। तो जीवाश्म ईंधन जो मर गया जीव जंतु है, उसको ईंधन बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग लाखों मतलब कि इसका असीमित उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, बचा के चलना चाहिए। दूसरी ओर इससे ज्ञात कुछ भंडार 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इनके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो पहला चीज़ है कि बहुत ख़त्म होने वाली चीज़ है ये। 100 साल 100 वर्ष और ज़्यादा चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चल सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसका जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी फैलाता है ये सारी चीज़। ठीक है, तो इनका संबंध विश्व उष्मांक से भी होता है। अतः ये आवश्यक है कि हम ईंधन का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। तो इससे हमको यह समझ में आता है कि फालतू में हम लोग को कोयला नहीं जला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, फालतू में हम लोग को इधर उधर बाइक वगैरह में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, काम हो तो ही जाए और कोशिश करें कि जो शेयर कार वगैरह होता है उसमें जाए, ताकि हम लोग क्या करें, कम से कम पेट्रोल डीजल को जलाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं और साथ में अपने जो सीमित संसाधन है उसको भी बचाएं। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनाएं और विश्व उष्मांक का कम खतरा रहेगा। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे देखते हैं कि गर्मी बढ़ती ही जा रही है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि ये पर्यावरण दूषित होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, ईंधनों का उपलब्धता लंबे समय तक
होती है तक होगी, है ना। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ तो PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किसी प्रकार का पेट्रोल डीजल बचाएं और उनके गुण है। तो देखिए कैसे बचाएं, ठीक है, पेट्रोल डीजल कैसे बचा सकते हैं आप लोग। जहाँ तक संभव हो कि गाड़ी समान और मध्य गति से चलाएं। तो आपको ना ज़्यादा स्पीड से चलाना, धीमा चलाना है ना, मध्य गति से एवरेज स्पीड में चलाएंगे तो आपका पेट्रोल ज़्यादा नहीं खाएगा, ठीक है। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ पर आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, है ना। ये भी हुई। टायरों का दबाव सही रखिए, तो टायर में हवा वगैरह सही रखिए तो अच्छा रहेगा, है ना। और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए, गाड़ी को अच्छा से मेंटेनेंस करके रखिए तो पेट्रोल वगैरह कम खाएगा, ठीक है। अब हम लोग को लगता है क्वेश्चन आंसर में पहुँच चुके हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर कुछ हम लोग सीखे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पर वीडियो को यहीं पर अंत कर रहे हैं। वीडियो अगर लंबा है जरूर, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। सब समझ में आया हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड फैमिली मेम्बर से भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।